हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार डिजिटल मीडिया लैब के वीडियो नंबर 5 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो हम आज दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक जो हमारा यहाँ पे बीडीएमएस है और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वो हमारा कलर स्कीम के बारे में। तो ये चीज़ें हैं जो हम आज सीखेंगे, कलर स्कीम कैसे वर्क करता है और कैसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारे जो दो टॉपिक है आज हम इसको कवर करने वाले हैं। तो फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म है बीडीएमएस, सॉरी डीबीएमएस। तो व्हाट इज डेटा? डेटा को आप इस तरह से करते हैं, फैक्ट दैट कैन रिकॉर्ड वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, वॉइस एंड नंबर्स। आपकी मोबाइल में अगर जो टेक्स्ट है, सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी आपका डेटा है। जो आपने इमेजेस ले रखी हैं वो भी डेटा है, और जो वीडियोस आपने रिकॉर्ड की है, चाहे वो आपने कैमरा से अपने स्मार्टफोन से की हो या आपने डिजिटल कैमरा से की हो या वीडियो कैमरा से की हो, तो वो सारा चीज़ A to Z चीज़ें जो होती हैं, कंटेंट जो आपके पास है, वो सारे की सारी चीज़ें वो हमारी डेटा होती है। तो डेटा को सेव करना और उसको अरेंज करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब क्योंकि अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई किसी चीज़ की और वो आपको मिल नहीं रही है, क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपने उसे अरेंज करके नहीं रखा वो अच्छे से। क्योंकि आपका जो फाइल लोकेशन है, वो फाइल लोकेशन आपका जहाँ होना चाहिए आपने उसको वहाँ पे नहीं रखा। तो जो चीज़ें आ रही हैं या जा रही हैं तो वो कहीं भी आकर के सेव हो रही हैं, आपने उसको फोल्डर को नहीं बनाया हुआ है। या जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, जो हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में क्योंकि जो ड्राइव बनाते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो सी ड्राइव वो हमारा पूरा का पूरा ओएस पे रहता है। जो भी हमारा सिस्टम चलता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है या जो भी विंडो हम यूज करते हैं, और जो डेस्कटॉप होता है तो वो हमारे सी से कनेक्ट होता है। बाकी डी और ई ड्राइव को हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। या तो आप डी में अपने पर्सनल जो भी चीज़ें हैं आप उसको रख सकते हैं। आप फोटोग्राफर हैं तो आप अपने इमेजेस को या फोटोज़ को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और आप कहीं वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्कर हैं, तो अगर आपके पास जो भी डेटा है आपके ऑफिस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, तो आप उसे अलग अलग कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप अपने डेटा को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर आप डेटा को उस डेट, टाइम और किसका डेटा है, अगर उसके हिसाब से अगर आप उसको रखते हैं, तो जैसे कि आपको मान लें कि ये मेरा जो डेटा है, मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है, जिसका नाम जो भी जॉन हो, ठीक। तो मैं उसमें एक फोल्डर बनाऊंगा अगर मेरा वो ऑफिशियल है। तो उसमें मैं क्रिएट कर जॉन, डेट, ठीक है। उसके बाद मैं जो भी फाइल होगा वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और उसे अगर मैं वो सारी फाइल अगर ई में रखता हूँ तो ई में रखूंगा, डी में रखूंगा तो डी में रखूंगा। तो डी में मैं क्या रख सकता हूँ? तो डी में आप डी के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे जिसको आप नाम रख सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में आपके जितने भी रिक्वायरमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं आप उसको वहाँ पे रख सकते हैं। और दूसरा जो आपके चीज़ें हैं, मान लीजिए आपके पर्सनल फोटोज़ हैं, तो आप उसको वहाँ पे फोटोज़, माय फोटो, ऐसे करके फोल्डर बना करके उसे आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर आप गाने सुनने के बहुत शौकीन हैं तो आप अपने सॉन्ग्स के फोल्डर में रखते हैं। और फिल्म का अगर करना हो तो आप फिल्म का भी आप उस पर फोल्डर बना के उसको रखेंगे। तो डाटाबेस के जो एग्जांपल हैं, कुछ स्टूडेंट डाटा कॉलेज स्कूल में जो होते हैं, तो क्योंकि एक कॉलेज में और या एक स्कूल में या एक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर एक का डेटा आप ऐसे नहीं रख सकते कहीं पे भी। तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर या जो भी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन अगर सर्वर पे आप रखते हैं, तो आप वहाँ पे भी रख सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं। या पुराने समय के जैसे कि लोग एक एक फाइल बनाते थे, हर एक स्टूडेंट्स या जो भी एम्प्लॉय होते थे, तो उनके लिए एक अलग से मोटी फाइल बनती थी। तो अब वो जमाना बहुत आगे निकल चुके हैं हम उनसे। तो आज के ज़माने में हम जो भी चीज़ें कंटेंट होती है उसे हम डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए पसंद करते हैं।
डिजिटल फॉर्म में रखने के आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ना ही आपको बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, या हॉल या रूम की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप उसको फाइल कर रखें। आपको एक सर्वर या एक अच्छे स्पेस के हार्ड ड्राइव स्पेस के साथ के एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स के जो भी डाटाबेस बनते हैं, तो स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किया है, ई कॉपी हो तो ई कॉपी के फॉर्म में उनका सारा कुछ रहेगा। जो भी उनकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, मेल आईडी होंगी उनके, या उनके गार्जियंस की फोटोज होंगे, तो एक एक करके वो सारा कुछ बनाते हैं। कॉलेज में भी बिल्कुल इसी तरह इसी फॉर्मेट पे काम होती है, जहाँ पे अगर ई कंटेंट के फॉर्म में अगर आप डेटा को रख रहे हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे सुपरमार्केट में या जो बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो कितने प्रोडक्ट आए, कितने हमने सेल्फ में रखे हैं, कितने वहाँ से सेल हुई हैं, कितने अपने पास स्टॉक में बचे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों को डेटा में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप इसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर के लॉस आपको झेलना पड़ सकता है। क्योंकि कभी भी कुछ भी कोई जो मार्केट में आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना बताए उसे लेकर चले जाते हैं, जो लोग चोरी भी कहते हैं। तो वो लोग ऐसे भी करते हैं, फिर उसकी काउंटिंग नहीं हो पाती, फिर वो बाद में आपके अकाउंट्स वो जो मैंने जो अकाउंट्स है आपको मिल नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। न्यूज़ चैनल में आप देखते होंगे कि जब कुछ भी होता हो तो ऊपर लिखी रहती है पुरानी तस्वीरें, पुरानी वीडियोस, क्योंकि ये पुरानी वीडियोस वो अपने वीडियो लाइब्रेरी में सेव करके रखते हैं। वो सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए उनकी लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आज मैंने मान लीजिए कि मैंने पीएम का बाइट लिया, तो मेरे पास वो फ़ोल्डर बनेगा लाइब्रेरी में, जो भी पीएम है उनका नाम, वो दिन किस टॉपिक पे था वो, ठीक है। इसके बाद उसके अंदर वो फाइल डंप होगी, उसके बाद वो फाइल को रीनेम करेंगे, फुटेज 1, फुटेज 2, फुटेज 3। तो ऐसे करके हम सारा वो डेटा को मैनेज करते हैं। और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ईच आइटम्स ऑर्डर हैज़ टू बी लिस्टेड सेपरेटली, और ये सारी हैं डिफ़िकल्ट टू एक्सेस डाटा स्प्रेडशीट, क्योंकि आपको एक अच्छा जो भी है रेसिडेंसी है, या जो भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, तो ये सब चीज़ों को लेकर के आपको हमेशा शुरू से अवेयर होना चाहिए कि आपके जो फाइल साइज है वो आपके पास बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। क्योंकि आपके एक एक डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए आने वाले फ्यूचर में। तो आपको उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है। एडवांटेज ऑफ डेटा में अगर आप जैसे हैं एबल टू कंटेंट इन्फॉर्म विद द सेम अमाउंट ऑफ डेटा, or able to increase productivity, able to provide data independence, able to improve integrity, able to share data। क्योंकि ई ई डेटा के फायदे यही होते हैं कि आप इजीली उसको किसी के साथ भी, कंपनी के जो भी लोग हैं उसके साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद उनको जो भी उस पर चेंजेस करनी होती है, अगर आपने उनको चेंज करने का परमिशन दे रखा है, तो आप उसमें उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप उसको और भी बहुत तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत शॉर्ट में हम इसे यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे, जो हमारा कलर स्कीम है, हम कलर स्कीम के ऊपर इस पे काम करेंगे कि हमारे पास जितने भी कलर्स हैं, तो वो कलर्स वर्क कैसे करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। क्योंकि अगर आप जैसा कि आपका जो सब्जेक्ट है डिजिटल मीडिया लैब में आपको हर एक चीज़ डिजिटल फॉर्म में आपको क्रिएट करनी है। तो जब उसके लिए आपको कलर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। आप या तो विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, बिजनेस कार्ड बना रहे हो, या फ्लायर बना रहे हो, या सोशल मीडिया के लिए जो भी चीज़ें आप पोस्टर बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको कलर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कलर के लिए मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगे आपके लिए। क्योंकि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी, नहीं तो आप इसको अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ये जो ये आप बेसिक कलर देख रहे हैं, ये बेसिक कलर आपने अपने लाइफ में अभी तक में लाइफ में आपने हर एक जगह किसी न किसी चीज़ के लिए आपने इसको यूज किया होगा। चाहे वो कपड़े के लिए हो, या गाड़ी के लिए हो, या आप जो भी चीज़ें खरीद रहे हो, या घर कलर करवा रहे हो, तो आपको कलर हमेशा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई हर किसी के लिए कोई बोलता है कि ये मेरा लकी कलर है, मैं इसी कलर की चीज़ें खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, बाइक खरीदूंगा, या कपड़े खरीदूंगा। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कलर का इम्पैक्ट जो होता है किसी भी किसी के भी लाइफ
लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है कलर का। तो आप जब डिजाइनिंग के लाइन में जाएंगे और जब आपको कंटेंट ऐसे चीजें बनाने को मिलेंगी, तो आपको कलर उनके दिमाग के, उनके चॉइस के हिसाब से चीजों को बनाना पड़ेगा। अगर आप बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बच्चों को कौन से कलर पसंद होते हैं, आप उनके हिसाब से बनाएंगे। उनको बहुत जो भी कलर है, जैसे ये हार्ड, ये प्राइमरी रेड, इस तरह की जितने भी प्राइमरी कलर के फॉर्मेट में, जैसे ये पर्पल कलर बच्चों को बहुत पसंद आता है, ग्रीन ये बहुत अट्रैक्टिव होता है, ऑरेंज, ये सारे जो कलर उनकी आंखों में कैच होता है, जो पहले जो लाइट कलर है वो उनको समझ से बहुत परे होता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा उनकी हाई कैची होती है, उनके लिए बहुत ज्यादा, उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है लाइट। तो बच्चों के लिए बनाने के लिए आप ऐसा यूज करेंगे। अगर किसी फीमेल के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फीमेल प्रोडक्ट उनकी जो भी लड़कियों को जो भी कलर पसंद आती हैं, तो आप उसके लिए वो चीज बनाएंगे। तो उनके कलर के हिसाब से, अगर आप 50 to 60 या 40 to 60 एज ग्रुप के लिए अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप उनके कलर चॉइस के हिसाब से चीज़ों को आप डिजाइन करेंगे। और अगर उससे ऊपर के एज पे जाते हैं, तो उनके अगर जिनको कलर की इम्पोर्टेंस होती है वो रखते हैं, और नहीं तो नहीं रखते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, रेड कलर जो हमारा यहाँ पे है, सबसे ऊपर है रेड प्राइमरी कलर। और इसके बाद हम चलते हैं रेड ऑरेंज टेरिटरी कलर, क्योंकि हमारा जो ऑरेंज का जो तीसरा फॉर्मेट पे कलर जो आता है तीसरे नंबर पे, वो टेरिटरी में आता है ऑरेंज सेकेंडरी कलर। ये आपको देखने से ही पता चल जा रहा होगा। इसके बाद येलो ऑरेंज टेरिटरी मिक्स दो कलर होते हैं, येलो प्राइमरी, क्योंकि येलो कलर आप हमेशा ट्रैफिक लाइट पे भी देखते होंगे, कई सारे कार्स को भी, येलो कार्स को या बाइक को भी आप देखते होंगे येलो ग्रीन टेरिटरी कलर, ग्रीन सेकेंडरी कलर। ठीक है, तो और ब्लू ग्रीन, ये जो पर्पल और टेरिटरी कलर सेकेंडरी कलर होते हैं, वो दो कलर मिक्स रहते हैं, तभी उसमें जाकर के ये चीजें बनती हैं। जो प्राइमरी कलर है वो तो सॉलिड ओरिजिनल कलर है, उसमें कोई कलर मिक्स नहीं, ना उसमें व्हाइट मिक्स है, ना रेड मिक्स है, ना पर्पल मिक्स है, और ना ही ऑरेंज मिक्स है, उसमें कोई कलर उसमें मिक्स नहीं होता है। तो ये सारे कलर साइकिल को आप ध्यान में रखें, बिल्कुल याद रखें कलर साइकिल को, कि कौन कौन सी, ये जब आपको दिखाया जाए या आप कुछ बना रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो कि आप जो कलर ले रहे हैं वो कलर कौन से कलर ले रहे हैं। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जब आप कुछ चीज बना रहे होते हैं और जब उसका प्रेजेंटेशन देना होता है, तो कुछ लोग पूछते हैं कि अच्छा, ये जो आपने कलर ले रखा हुआ है वो कौन से कलर में आता है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेरिटरी है, या ऐसा कोई है जिसको आप यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पे चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपके यहाँ से। जैसे ह्यू प्योर कलर, जैसा मैंने बताया, अगर ये प्राइमरी है, प्राइमरी आप जो भी कलर ले रहे हो ग्रीन में, सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी, तो वो ह्यू में आती है। जब आप फोटोशॉप में किसी फोटो को एडिट कर रहे होते हैं, तो ये ह्यू, टिंट, टोन, शेड, ये सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद टिंट, तो टिंट कैसे बना, टिंट में जो है ह्यू प्लस वाइट, ये ऐड होकर के ये टिंट में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद अगर टोन में जाते हैं, तो ह्यू व्हाइट एंड ब्लैक जब इसमें मिक्स होता है, तो ये टोन में बदल जाता है। जब भी आप यहाँ से कलर अगर ले रहे होते हैं, तो आपको हमेशा ये देखिए, मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही प्राइमरी। और इसके बाद अगर आप जा रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो ये आप जिस तरह ह्यू, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ह्यू में आ जाएगा। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं, तो ये टोन में आ जाएगा। और अगर यहाँ पे आ गए आप, तो ये शेड में आ जाएगा। तो जब ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये कलर आपको चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और इनकी कलर कोडिंग भी साथ में बदल भी रही है। ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखें, आपकी स्क्रीन पे ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी। तो ऐसे हैं ये मोनोक्रोम कलर्स, जो आपके चार कलर्स यहाँ से निकलते हैं, ये आपके मोनोक्रोम कलर्स। ये देखिए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये यहाँ से स्टार्ट ऐसे होती हुई चली जाएगी। तो इन कलर्स की आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती हैं जब भी आप इसको क्रिएट कर रहे हो या बना रहे हो, क्योंकि शेड 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 है, और ये मोनोक्रोम कलर्स में सबसे ज़्यादा, फिर थोड़े से वाइट मिक्स, फिर मिक्स, थोड़ा सा मिक्स, तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरे तरफ चलते हैं कलर्स में, तो हमारे पास ये कलर्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो सबसे पहला कलर जो हमारे पास है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद रखने का बहुत अच्छा सा तरीका ये है कि
जो दो कलर्स अपोजिट में होंगे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में आएंगे। जैसे कि मैं कलर कॉम्प्लीमेंट्री और कलर्स दोनों को अलग अलग कलर मैंने किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट वन कॉम्प्लीमेंट्री और सेकेंड वन भी ये बिल्कुल इसके एरो में अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच के कलर जो है आप यहाँ से ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर में आता है। ठीक है, तो अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर पे बहुत सारे कंपनी हैं जो अपना लोगो या प्रेजेंटेशन जो है ये इसी पे बेस्ड होती हैं, इसी पे उनको बनाते हैं। तो हम इस पे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे न्यू करने का आप यहाँ से फाइल से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी न्यू कंट्रोल एन और जा सकते हैं और आपके पास ये न्यू डॉक्यूमेंट का ये खुल कर आएगा। तो अगर आप इसमें से ऐड आर्ट इलस्ट्रेशन और फोटोज ये सारे फॉर्मेट आपके पास आएंगे, सेव्ड रिसेंट और सेव्ड फाइल में अगर कुछ रहेगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं A4 अगर लेता हूँ यहाँ से तो मैं इस पे A4 फाइल साइज ऑलरेडी यहाँ पे विड्थ एंड हाइट और रिजोल्यूशन मैंने 300 रखा हुआ और कलर मोड मैंने RGB रखा हुआ। बीट आप यहाँ से अपने हिसाब से आप रख सकते हैं अपने, और बैकग्राउंड कंटेंट आप वाइट ब्लैक और ये सारे रख सकते हैं। यहाँ से क्रिएट करने के बाद मेरा यहाँ पे आता है। तो हमारा जो कलर है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर में दो कलर जो सामने बैक टू रेड एंड ग्रीन पे है, तो हम कुछ आपको मैं समझा दूँ रेड एंड ग्रीन में फ़र्क कितना होता है। जैसे कि मैं अगर एक सर्कल लेता हूँ यहाँ से, तो इस पे मैं करता हूँ इस पे रेड, रेड का बिल्कुल ही प्राइमरी कलर यहाँ पे अगर डालता हूँ और इस पर डी सेलेक्ट, ये आपको याद होगा। एक मिनट, गड़बड़ हो गई, मैं न्यू लेयर लेना भूल गया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो भी आप बनाएंगे उसको न्यू लेयर पे आप इसे बनाएंगे। कंट्रोल बैक स्पेस टू डी, ये हमारा ये बन ही गया। आप इसे छोटे या बड़ा भी जो भी ट्रांसफॉर्म करना हो आप यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा है कलर है वो है ग्रीन। तो ग्रीन के लिए आप या तो टेक्स्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं या एक डिफरेंट शेप के फॉर्म में आप भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत क्लियर ही पता चल जाएंगे कि ये कितना हेल्प करती है ये कलर जब आप इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लोगो बनाने में इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा होती है। तो अगर तो यहाँ से मैं इसमें थोड़े चेंजेस कर दूँ ऐसे, तो आप जैसे कि दो कंपनीज हैं फैंटा है मोजिला है जो इस तरह के इस कलर के फॉर्मेट पे वो चलती हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि जब भी आप ग्राफिक्स लाइन में जाएं तो आप भी इन सब तरह की चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ सिलेक्शन, राइट क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ से आप जाएंगे मैक सिलेक्शन पे, ये हमारा ये हो गया। और यहाँ से मैं इस पर लूँगा कलर। उसके बाद मिक्सिंग के बाद मुझे फेदर रेडियस नहीं रखना है, मैं बाद में आगे बताऊंगा फेदर रेडियस क्या यूज क्या होता है। ये ओके, तो ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से मैं लूँगा ग्रीन, ये लिया ग्रीन, ओके, और ये यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया। ये देखिए जो हमारा सर्कल का कलर है और जो मैंने ये एक शेप बनाया हुआ है इसके ऊपर, ये दोनों कलर कितनी डिफरेंट हैं। दोनों आई कैचिंग हैं, दोनों में मिक्स नहीं है, मिक्सअप नहीं है, दोनों जो है प्राइमरी कलर पे बने हुए हैं। तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं या इसके ऊपर आप टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं ग्रीन में, जब मैं इस कलर की बात कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री कलर में। तो ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ पे मैं बता रहा था जैसे फैंटा इस चीज़ को यूज करती है, मोजिला इस चीज़ को यूज करती है, दोनों बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट्री कलर बेस्ड डिज़ाइन है, लोगो हैं, तो इस पे बेस्ड है। तो आप इसको यहाँ से बाकी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। अगर ओपेसिटी कम करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी कर सकते हैं, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखना हो तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं।
और इसको अगर बड़ी करनी हो तो यहाँ से इसको बड़ा कर दूंगा और इसको ये काफ़ी जगह आपको ऐसे भी कई पोस्टर्स पे कई जगहों पे आपने इसको देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसको सीख सकते हैं। अगर तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको ऐसे करके और भी चीज़ें बनानी हो, जैसे कि मैं ग्रीन टेक्स्ट यूज़ करता हूँ अपने रेड पे, तो आप इसको यहाँ से लिया, या मैं इसे अपोजिट में यूज कर लूँ। आप एक तरफ से, ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरफ से इसको यूज करें। कंट्रोल डी, न्यू लेयर, और न्यू लेयर के बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से मैं लूँगा ग्रीन, सेम टू सेम जो भी ग्रीन है मैं इस पर लेता हूँ कंट्रोल डी। कंट्रोल डी लेने के बाद मैं अब इस पर टेक्स्ट लिखूँगा रेड कलर में। तो यहाँ से जो भी आपको लिखना हो, तो प्लस ये मैं लिखता हूँ, तो आप इसको यहाँ से ऐसे यूज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे कई ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से टेक्स्ट जो स्टाइल है, ये फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से आप भी जो भी आपको पसंद आए तो आप यहाँ से इजीली यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको और भी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा क्लिक, क्लियर 3, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ। अगर आप अपने ध्यान दें आप, तो आपको जरूर कहीं ना कहीं ये टेक्स्ट आपको जरूर ही आपने देखा होगा। तो यहाँ से मैं सिर्फ सेलेक्ट, उसको करता हूँ मैं रेड कलर, यहाँ से गया, यहाँ से पिक कलर, और ये ये ऐसा आपके सामने बनकर आ जाएगा। इसको बनाने के बाद हम चलते हैं अपने अलग इस पे। तो अगर हम चलते हैं, इसको करता हूँ मैं डिलीट, इसे रखते हैं क्योंकि इसका यूज अभी हम बहुत ज़्यादा करेंगे। तो सेकेंड वन पे चलते हैं। तो ये हमारा आता है एनालॉग कलर स्कीम। एनालॉग कलर स्कीम में आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट कलर है ये, और यहाँ चूज वन बेस कलर एंड चूज विथ फर्स्ट लेफ्ट एंड राइट कलर इज एनालॉग कलर, यू कैन टेक 2 और मोर 5 कलर्स। ठीक है, या तो आप वन, यहाँ से अगर इसको मैं करता हूँ तो 1 2 3 1 2 3, या 1 2 3 4 5, आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यूज कैसे करना है, जैसे कि अगर आपको बैकग्राउंड में अगर कलर ले रहा हूँ, अगर मैं ये कलर ले रहा हूँ तो इसको मैं इस पर डालता हूँ, और यहाँ से देखा, ठीक है। तो इतना मैं यहाँ से कंट्रोल सी, कंट्रोल, ताकि आपको याद रहे कि हम क्या बना रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट के लिए मैं एक सर्कल बनाता हूँ। सर्कल बनाने के बाद मुझे एक कलर चाहिए, तो मैं ये कलर ले रहा हूँ, और ये ओके, और ये मैंने इस पर कंट्रोल डी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। लेयर लेना फिर से भूल गया। याद रखें, आपको लेयर लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो इस तरह की दिक्कतें आपके सामने हमेशा ही आएंगी। लेयर, और यहाँ से मैं लेता हूँ कलर, तो मैं लेता हूँ रेड। मगर यहाँ से भी आप इस तरफ से चल सकते हैं या इस तरफ से भी आप चल सकते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल डी, ये हमारे सामने आ गया। बस इसको छोटे या बड़ा जो भी ट्रांसफॉर्म करना हो आप इसको ट्रांसफॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं इस पे इसी को कॉपी करता हूँ और इस पे मैं डालता हूँ यहाँ से ये कलर, ये देखिए, ये थे, मैं करता हूँ सेलेक्ट,
और मैं लूँगा ये कलर लिया मैंने, बैक स्पेस कंट्रोल डी। तो ये हम मेरे सामने बनकर आता है। अगर मुझे ये कलर लेना हो तो आप इसको भी ले सकते हैं, या आपको रेड लेना हो तो आप रेड को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, बस पिक्सल बड़े कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अगर इस पे टेक्स्ट आप लिखते हैं आप रेड कलर से, तो आपको चेंजेस बहुत क्लियर दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, कार्ड इसको यहाँ से करते हैं बड़ा। खैर ऐसा कलर नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। पिक्चर, और यहाँ पे आप इसको ऐसे करेंगे और कलर चेंज आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और अगर मैं ये कलर ले रहा हूँ रेड कलर, तो मैं ओके, अब इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर इसको और आपको अच्छे से बनाना हो तो इसको डबल क्लिक करेंगे, तो या राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद आप ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन के बाद आप इसको, इसके जितने भी ऑप्शन हैं आप उसको इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको जैसे कि आप इसके अंदर इनर शेडो डालना हो तो इनर शेडो में आप जो भी आपको यहाँ पे कलर है, अगर यहाँ से अगर वाइट लेते हैं, वाइट लेने के बाद आपके पास ये ओपेसिटी है, आप इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। और डिस्टेंस है, आप इस डिस्टेंस को देखिए, ये आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से आप मास्टर कार्ड के ऊपर देखें तो ये चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको नहीं लेना हो तो इसके ऊपर आप इसे क्लिक कर दो, इसका हटा दें। अगर इनर ग्लो डालना हो तो इनर ग्लो में यहाँ से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। हाईलाइट करना है, देखिए ये चेंजेस दिख रही हैं। अगर डॉकिंग करनी हो तो ऐसे आएंगी, और लाइन बर्न करनी हो और इसकी ओपेसिटी कर दिया, कलर चेंज करके देखते हैं, रेड पे नहीं ग्रीन पे करते हैं, तो ये आपको यहाँ से चेंजेस दिखाई देंगे। देखिए नॉइस अगर ऐड करनी हो तो आप इस पर नॉइस भी डाल सकते हैं, रेंज अप कर सकते हैं, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए लेवल है, ये सारे काउंटर, ये आप इससे चेंजेस आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ये मैंने कर दिया। तो आप इसको इस कलर फॉर्म्स की हेल्प से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। एनालॉग हो गया, फिर ये ट्राइडिक हो गया, जो बर्गर किंग इतनी बड़ी कंपनी है बर्गर के इस पे, तो वो इस चीज़ को यूज करती है। जैसे कि इसमें हाफ सर्कल, इसके बाद ये दो छोटे छोटे बनाए बॉक्स है, और इसके बाद बीच में बर्गर किंग। तो हम भी इस तरह से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको बनानी हो तो इसको डिलीट करते हैं। अगर बर्गर किंग का जो कलर है, ये देखिए एनालॉग कलर, ट्राइडिक कलर में आप कलर को कैसे लेंगे। वन, अगर आपने इस कलर को लिया है तो यहाँ से तीन को आप नहीं लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, यहाँ से फोर्थ का स्पेस जो है कलर जो आप यहाँ से लेंगे। अगर फिर मैं इधर की तरफ आता हूँ, वन टू थ्री फोर्थ, ये तो आप इसको ऐसे यूज करेंगे। ये देखिए, तो इसका जो रूल है, इस ट्राइडिक कलर स्कीम का जो रूल है वो इस तरह है। तो अगर मैं अपने पेज पे चलते हैं तो आप भी यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये कलर है, तो मैं इसे करता हूँ सेलेक्ट, और सिर्फ मतलब छोड़ो, जैसे कि मैं ये लेता हूँ या ये ले रहा हूँ, तो ये तो ऑलरेडी है। तो जो सेकंड कलर है उसको मैं लेता हूँ, जैसे ये ले फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये ग्रीन, ये लिया, ये ग्रीन, ओके। और इसका मतलब फिल कंट्रोल डी, तो ये आपको दिख रहा है, ये देखिए। और इसके बाद अगर यहाँ से अगर छोड़ता हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये पर्पल कलर इस पे आएगा। तो अगर मैं इसको कुछ और इस पे बनाता हूँ, तो शेप से कुछ बनाते हैं, तो ये ज़्यादा चीज़ ये अच्छे से समझ में आएंगी। ये हमारे पास आ गया, और इस पे कलर में डालता हूँ फर्स्ट ये, तो मैं लेता हूँ रेड, रेड ले लिया,
ठीक है। और यहाँ से जो चेंजेस करने हैं, तो आप इस तरह के चेंजेस करने से ये होगा कि आप जब आगे लोगो डिजाइन करेंगे तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है आप लोगो डिजाइनिंग में काफ़ी यूज करेंगे। ये कंटिन्यू, ओके, ये हो गया। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ से अगर मैं 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 4, तो ये येलो, येलो जो है मैं इसको लेता हूँ। ठीक है, ये एक साथ आता है, तो मैं इसे सिंगल में ही करता हूँ, इसको करता हूँ ऑल्ट होल्ड करके कॉपी में से करूँगा, ताकि ये नए लेयर पे आ जाए। तो इसको मतलब 1 1 2 3 4, तो मैं यहाँ से ये कलर उठाता हूँ, 1 1 2 3 4, ये येलो आया, ये लिया मैंने और इस पे डाल दिया कंट्रोल डी। ये देखिए, ये चेंजेस आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रही होंगी, जो भी चेंजेस हैं यहाँ पे। ये मैं इसे ये रोटेट कर दिया, और यहाँ से भी थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ। ठीक है, बहुत आसानी है इसे। और इसके बाद अगर मैं येलो लेता हूँ 1 2 3 4, तो मैं एक पर्पल लूँगा। पर्पल में जो भी टेक्स्ट मुझे लिखनी हो, वो मैं टेक्स्ट को इस पे डाल दूंगा। ठीक, तो मैं टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट ही ले लेता हूँ, इसको इस तरह से लेना इस पे। इसके बाद मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद इसको साइज को बड़ा करता हूँ, इसको इस पे सेट करता हूँ। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करूँगा, ये ये यहाँ पे, और थोड़ा हल्की सी मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। और जो कलर है, तो वो कलर मैं यहाँ से चेंज करूँगा, कलर ये, और ये पर्पल आ रहा है, तो मैं इसको इस तरह से चेंज कर दूंगा। ये देखिए, एक अच्छा सा डिजाइन आपके सामने बन गया। तो ऐसे करके आप इस कलर फॉर्म के रूल को अप्लाई करते हुए एक अच्छा सा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। या इसको और नीचे करना हो तो आप नीचे कर दें, ताकि जो इसकी क्लियर अच्छे से इस पे दिखाई देगा। ये ठीक है, और टेक्स्ट को अगर नीचे की तरफ लाना हो, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे प्लेस कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे गया, ये यहाँ पे प्रयास में करता हूँ कुछ छोटा, ये यहाँ, वेरी सिंपल। तो आपको सिर्फ कलर रूल को फॉलो करना है, और बाकी चीज़ों का और जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आइडिया है, उस पे बस उसको अप्लाई करते हुए चले जाना है, तो वो आपको चीज़ें बनती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ से अगर मैं जाता हूँ स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में, तो टेक वन कलर एंड टेक अपोजिट साइड टू कलर, मतलब आप एक यहाँ लेंगे और बाकी यहाँ से सामने से आप इसको उठाएंगे, यहाँ से कलर जो भी आपको चूज करनी हो, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। जैसे कि अगर ये जो मेरा यहाँ पे है, अगर मैं ये कलर लेता हूँ, तो मेरे साइड के जो दो कलर हैं, या मैं ये कलर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ बिल्कुल सीधा आऊँगा, और ये दो कलर मेरे पास है, तो इस दो कलर से मैं कुछ बना करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं है जिसकी, और ये डिलीट। तो यहाँ से मैं लेता हूँ न्यू टेक्स्ट, सॉरी लेयर, और अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, तो मैं यहाँ से लेता हूँ इसको, ठीक, यहाँ से लेता हूँ मैं इस येलो को, तो आप इसको शेप फॉर्म में भी ले सकते हैं, और टेक्स्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं, या जो भी आपको क्रिएट करना हो डिजाइन, आप उस फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे मैं पेन टूल लेता हूँ,
एक कलर ऑफ डिज़ाइन जो है एक ऐसे, फिर यहाँ और एक यहाँ। तो फिर मैं यहाँ से जो टूल है ये ऐसे कर दिया, उसको मैंने बनाया मैक्स सिलेक्शन के बाद आपको फेदर रेडियस रखनी हो और वर्क की तरह। ये आपसे हर बार पूछेगा जब भी आप उसको जब पेन टूल से कोई शेप बना रहे हो और उसको जब आप सिलेक्शन में क्रिएट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा क्या इस पे रेडियस रखना है, नहीं तो ये ओके। तो आपके सामने ये आएगा। तो मैं अगर ये कलर लेता हूँ, चलिए मैं ये लेता हूँ, ये लेने के बाद ओके, और इस पर मैं ये क्रिएट करता हूँ, ये कंट्रोल डी। ये देखिए ये चेंज आप, ये चीज़ आएंगी आपके सामने। तो मैं यहाँ से इसको फिर आप फिर से बनाते हैं, कंट्रोल से। यहाँ से हमने गलत लेयर बनाया था, तो यहाँ पे क्योंकि अगर मैं अभी जो भी चेंजेस अगर करने की कोशिश करता तो कर नहीं पाता। तो ध्यान रखें कि हमेशा आप इस पे लेयर, हमेशा न्यू लेयर लें इसके लिए। ये बनाया मैंने, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको क्लिक, राइट क्लिक, इस पर आप कलर को डाल नहीं सकते हैं जब तक कि आप में एक सिलेक्शन आप नहीं कर पाते हैं। तो जो है इसको सिलेक्शन बनाएंगे और इसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे करते हैं मैक सिलेक्शन। तो आपसे ये पूछेगा फेदर नहीं, ओके। और ये कलर मैं यहाँ से लेता हूँ, ये देखिए ये यहाँ मैंने ले रखा हुआ है, ये कलर है, ओके। ये स्पेस इंटर कंट्रोल डी, इसको इस तरह के शेप कर सकते हैं और इसी को वापस से आप कॉपी करेंगे तो एक नया लेयर खुद ब खुद इस पे बन जाएगा। तो अगर मैं एक कलर लेता हूँ तो इसके सामने के जो मेरे पास दो कलर हैं, तो मैं अब सामने ये और ये, तो इस पे मैं अप्लाई करता हूँ ये, तो फिर सामने ऐसा बन के आएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, क्लिक, और मैं रखता हूँ ये कलर, कंट्रोल बैक स्पेस कंट्रोल डी, और ये देखिए तो मैं इसे ट्रांसफॉर्म करता हूँ। जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा, जो भी जरूरत हो आपको उसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इसकी ओपेसिटी कम करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप इसे नहीं करेंगे। और वापस से मैं अगर इसे कॉपी करता हूँ, ये मेरे पास आएगा ऐसा। और इसके बाद मेरे पास जो कलर बचता है, वो जो कलर मैंने यहाँ से लिया था, ये कलर है ग्रीन में, ये ग्रीन ले लेता हूँ मैं। और इसको सिलेक्शन बनाने के लिए आप कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे लेयर के ऊपर। ये सब बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। इंटर किया और इस पर मैं ये कलर डाल देता हूँ, कंट्रोल डी। तो ये चीज़ें आपके सामने ऐसे बनकर आएंगे। अगर आपको टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे इस पे टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट डालने के बाद ये सारी चीज़ें आप पे यहाँ पे आ जाएंगे। और तो अगर टेक्स्ट लेना हो तो मैं यहाँ से टी भी प्रेस करके आप टेक्स्ट ले सकते हैं। तो अगर आपको इस पे टेक्स्ट लेना हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट के लिए टी भी प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे ये टी आपके सामने और ये आ जाएगा ऑलरेडी। और या आपको जो भी लेना हो तो ये ऐसे करके आप टेक्स्ट वहाँ से ले सकते हैं। और अगर इसको कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट और यहाँ से कलर वाइट,
तो आप जो भी चीज़ें बनाते जा रहे हैं तो और जो मैं चीज़ें बताते जा रहा हूँ और जो आप देख रहे हैं, तो मैं कलर जो रूल है, ये जो जिस रूल पे हम काम कर रहे हैं, इसमें कंप्यूटर कलर या जो भी ट्राइटिक कलर स्कीम है या एनालॉग कलर स्कीम है, तो मैं इसी के हिसाब से बना रहा हूँ, इसी रूल को फॉलो करते हुए। तो आपके सामने ये सारी चीज़ें बन करके आ रही हैं कि आपको कैसे क्या बनाना है। तो ये आप हमेशा ध्यान देते रहेंगे कि आप जो भी बना रहे हैं, आप किस फॉर्म में बना रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होती है। ठीक है। तो अगर ये मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ और आपको यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है, ये इंटीरियर डिजाइन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो को क्यों यूज होता है, क्योंकि इसका रीजन आप खुद से देख चुके हैं। जब भी आप इससे कुछ भी बना रहे हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आप जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, क्यों यूज करना है, यूज करने से आपको क्या इससे रिजल्ट मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं यहाँ से इसको लेता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, क्लिप बोर्ड या जो भी आप लेते हैं, तो आपके सामने ये चीज़ आ ही जाता है। आपको पता ही है। और भी अब चीज़ें अगर आपको लिखनी हो, टेक्स्ट टेक्स्ट पे आपको और भी ज़्यादा यूज करना हो, तो आप ये यहाँ से ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये इसको बड़ा किया था, कलर वाइट होने के कारण से ये सिलेक्ट किया, और या आप यहाँ से डायरेक्ट इसे ये कलर ग्रेडियंट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, या आप नॉर्मल इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ से अगर आप, मैं यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट ब्लेंडिंग ऑप्शन, और ब्लेंडिंग ऑप्शन के बाद यहाँ पे आपको ये देखिए, ये ग्रेडियंट ओवरले के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये देखिए। तो ये जो ग्रेडियंट टेक्स्ट कलर है, ये भी कहीं ना कहीं आपको उसी रूल पे दिखाई देगा। और जब आप इसको मिला रहे होंगे उस ग्रेडियंट कलर को, जो हमारा कलर स्कीम है, ये देखिए, ये जो आ रहा है आपको, ये तो वो उसी के रूल पे बना हुआ है। तो आप इस चीज को हमेशा देखते रहेंगे कि आप क्रिएट जो कर रहे हैं वो आपके उस स्कीम पे चल रहा है या नहीं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो टॉपिक है उस पे हम काम करेंगे, और इस पे जो भी है, इन ये दो टॉपिक हम बाद में काम इस पे करेंगे। इसके बाद हम इस पे चलेंगे, जो लोगो डिजाइनिंग है, पोस्टर डिजाइनिंग है, और विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग जो है, इस पे हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे, ताकि आपको और भी ज़्यादा मज़ा आए आपको ये सब चीज़ों को सीखने में, और आप एक अच्छे से सीखें इसको। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।